हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेसन कॉमर्स। तो बेटा, जैसे कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। मैनेजमेंट के पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन और कोऑर्डिनेशन और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर एकदम डिटेल में खत्म कर चुके हैं। ठीक है। उम्मीद है हमको कोई भी आपको डाउट नहीं होगा इसके बाद। ठीक है। अब मैं पहले कंटेंट खत्म करवाने के बाद मैं आपको केस स्टडीज भी कुछ इसकी सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन पहले हमारा काम है कंटेंट को पूरा अच्छे तरीके से खत्म करना। क्लियर होगी बात? तो आइए उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग अपना सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रिंसिपल्स तो हमारे आते ही आते हैं, भले ही वो टेलर के क्यों ना हो, भले ही वो प्योर के क्यों ना हो। क्लियर होगी बात? तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कि प्रिंसिपल क्या होता है हमारा। क्या चीज बेटा? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आइए पहले हम लोग सीख लेते हैं पहले प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल इज द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। एक प्रिंसिपल हिंदी में अगर बोले तो ये सिद्धांत है। प्रिंसिपल एक सिद्धांत है, एक तरीका है, आपको अपनी राह तक पहुंचाने में आपको हेल्प करता है। एक जनरल गाइडलाइंस है जिससे आप अपना डिसीजन मेकिंग पावर आप अच्छी कर सकते हैं और अपने गोल को आप अचीव कर सकते हैं। यही हमारा मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल का। For example, by deciding about the promotion of an employee, one measure may consider seniority। वो कह रहा है कि जो सीनियर बंदा है उसको हम अपना पोजीशन में उसको प्रमोट कर देते हैं। लेकिन हो सकता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, मतलब जो हकदार होगा राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप दूसरे तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये डिफर करता है। लेकिन प्रिंसिपल एक क्या है, राह तक पहुंचाना। आपको एक किसी को ऊपर तक पहुंचाना है तो दो तरीके हैं वो करने के। तो ऊपर तक दो तरीके, अब आपको उन दो तरीकों में से आपको अच्छा तरीका आपको चूज करना है। तो प्रिंसिपल आर सिंपली द जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। क्लियर होगी बात? अब क्या सही है, साइंटिफिक प्रिंसिपल से सेम होते हैं या अलग होते हैं? साइंस के भी तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो नहीं, ये डिस्टिंग्विश होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अलग होते हैं प्योर साइंस से। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। भाई प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो दिया है आपको वही करना है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करेंगे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं बेटा? चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। किसके साथ डील करता है? ह्यूमन बिहेवियर के साथ। दे डील विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड दस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि वो लोगों से डिमांड के अकॉर्डिंग हमको, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? चेंज करना पड़ेगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई टेक्निक क्या होती है? टेक्निक्स आर मेथड्स और प्रोसीजर। टेक्निक बेटा क्या है? मेथड है, प्रोसीजर है कि आपको काम कैसे करना है। इट विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू अकम्प्लिश अ डिजायर्ड गोल। पूरा तरीका क्या है, आपका रोड मैप क्या है 95% पहुंचने का तरीका, दैट इज द टेक्निक। प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन और एक्शन बाय प्रैक्टिसिंग द टेक्निक। टेक्निक्स को अप्लाई करते टाइम आपको कौन सी बातों को ध्यान रखना है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर क्या रहेगी, दैट आर द प्रिंसिपल्स। क्लियर होगी बात? तो लाइकवाइज प्रिंसिपल शुड बी आल्सो बी अंडरस्टूड एज बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वैल्यूज। वैल्यूज आर समथिंग व्हिच आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल। दे हैव मोरल कोनोटेशन। वैल्यूज का मतलब बेटा सिंपल तरीके में होता है संस्कार। आपने अगर किसी से बदतमीजी से बात करी तो आपको कहा जाएगा कि आपको संस्कार नहीं है, तो दैट मीन्स यू हैव नो वैल्यूज। Principles are basic truth or general guidelines for the behavior. Values are general of behavior of individual society formed to common practice, whereas formed to after research in the working situation, which are technical in nature. Values आपको social order से आती हैं, और आपके जो principles होते हैं, वो सिद्धांत होते हैं, वो आपको social तरीके से आपको research करने के बाद मिलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब ये तक इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेटा, वो हम लोगों ने पढ़ा। आप लोग वहां पे बच्चे गलती करके आते हैं, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में पीएल, दैट इज अ प्रिंसिपल बेटा, वो स्कूल का प्रिंसिपल होता है। ये प्रिंसिपल्स हैं, ये सिद्धांत हैं हमारे। प्रिंसिपल्स, वैल्यूज पढ़ी हमने।
हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा कि वो अलग कैसे होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल से। और आखिरी में हमने क्या पढ़ा बेटा आपका टेक्निक्स। ये चार चीजें हम लोग ने रीडिंग कर ली। क्लियर होगी बात। अब आता है मेन टॉपिक। हम लोग अभी फीचर्स और इंपॉर्टेंस को छोड़कर पहले हम लोग आपको आज बनाएंगे टेलर के प्रिंसिपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने प्रिंसिपल्स भी दी हैं और इन्होंने टेक्निक भी दी। ये दोनों चीजें बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए प्रिंसिपल्स। आप पहले इसको रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन है। एफ.डब्ल्यू. टेलर was an American mechanical engineer who sought to improve the industrial efficiency. इन्होंने efficiency पे ज्यादा फोकस किया है। He became an apprentice mechanist, learning factory conditions at a grassroots level. He earned a degree in mechanical engineering. He was one of the intellectual leaders of the efficiency movement and was highly influential in reshaping the factory system of the production. You must appreciate that he belonged to the era of the industrial evaluation characterized by the mass production. इन्होंने मेन काम जो किया है वो एफिशिएंसी पे किया है, मतलब आपकी कॉस्ट को कैसे कम करना है, ये काम उन्होंने उस पे किया। क्लियर होगी बात। तो आइए सबसे पहले उन्होंने देखते हैं कौन सा प्रिंसिपल दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब ये है बेटा, एक उन्होंने वर्ड यूज किया साइंस, एक उन्होंने वर्ड यूज किया रूल ऑफ थंब। आप अगर कोई अकाउंट्स का आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप उसके दो तरीके हैं करने के। हमने कहा अगर ऐसा है आप यार तरीके से करके देखिए, देखो आंसर आता है कि नहीं आता। अगर फिर यार करके देखिएगा, तो क्या ये टाइम ऑफ वेस्टेज नहीं है? क्या ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है कि दोनों तरीके से आपके जबरदस्ती कराया जा रहा है? अरे भाई आपको बता दो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याला लगेगा तो याला लगा दे, याला लगेगा तो याला लगा दे। अब वो कह रहे भाई दोनों लग सकते हैं, तो भाई आपको ये बता दो कि कौन सा टाइम कम लेगा और कौन सा इजीएस्ट है, आप बता दो वो लगा दे, काम खत्म करो। ठीक, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि आप कोई भी लगा लो, देखा जाएगा जिससे आंसर आ जाए। नहीं, टेलर भैया ने हमसे ये कहा है कि आप एक बेस्ट मेथड, साइंटिफिक मेथड आफ्टर रिसर्च एक देख लीजिए कौन सा अच्छा है, जिससे हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है और इफेक्टिव का तरीके से काम हो रहा है, हम वो वाला मेथड चूज कर लेते हैं। हम क्यों रूल ऑफ थंब लगाएंगे, हम बार बार चार तरीकों से हम एक ही काम को क्यों करेंगे जब हमको पता है ये काम एक ही तरीके से अच्छे से आखिरी टाइम पे हो सकता है। तो हमको रूल ऑफ थंब, हमको हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाना है। हमको जो साइंटिफिक मेथड है हमको वो बता दीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग वो पूरा काम खत्म कर लें। क्लियर हो रही बात। So, as different managers would follow their indigenous rules of thumb, it is but a statement of the obvious that all would not be equally effective. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. हर काम करने की एक मेथड होता है जिससे आप एफिशिएंसी को बिल्कुल मैक्सिमाइज कर सकते हैं। The method so developed should substitute the rule of thumb throughout the organization. पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रूल ऑफ थंब को हटा के वही साइंटिफिक मेथड को सबको अप्लाई करना चाहिए। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स टू वर्क स्टडी। आपको लेकिन इसके लिए पूरा R&D करना पड़ेगा, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरा करना पड़ेगा। यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी है वो देखिए, डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड व्हिच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेसेस द ग्रेटर वुड बी द सेविंग। जो सबसे अच्छा सोफिस्टिकेटेड अच्छा इजीएस्ट मेथड होगा उससे हमारी सेविंग भी ज्यादा होंगी और हमारी एफिशिएंसी भी ज्यादा होंगी। तो हमको हिट एंड टायर मेथड ना करते हुए जो हमारा बेस्ट मेथड है हम उसके अकॉर्डिंग ही पूरा काम, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उसके अकॉर्डिंग ही पूरा काम करना चाहिए। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट है? चल आगे बढ़ते। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर भैया ने बहुत अच्छी बात कही है। टेलर भैया बात को पूरी कहानी को सुनिएगा क्या है। टेलर भैया ने अब दो लोग काम है, एक है वर्कर एक है मैनेजर। दोनों में इस बात की लड़ाई है। वर्कर कहता है भाई हम तो मर मर के काम करते हैं लेकिन हमको पैसा तो मिलता नहीं है। मैनेजर कहता है कि भाई इनसे काम तो होता नहीं है और पैसे मांगने पे सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। और जब छुट्टी मांगने जाओ, वर्कर कहता है जब छुट्टी मांगने जाओ तो मैनेजर कहता है आपका काम कौन करेगा। और फिर जब नहीं करो तो कहते हैं आपका काम कौन करेगा, और फिर जब करने जाओ तो कहते हैं आपका काम कौन करता है। समझ रहे हो बात को। तो ना मैनेजर खुश है ना वर्कर खुश है। वर्कर कह रहा है कि हमको अकॉर्डिंगली पैसा नहीं मिलता, मेहनत करवाते जा रहे हैं। वर्कर कहता है मेहनत करते नहीं है और पैसा लेते जा रहे हैं। अब इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। तो भाई ये डिस्कॉर्ड तो है। अब डिस्कॉर्ड को हटाना है और हार्मनी में लाना है। इसके लिए टेलर भैया ने एक सुझाव दिया। टेलर भैया ने क्या सुझाव दिया, टेलर भैया ने एक सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन उन्होंने ये दिया भाई कि आप ऐसा है कि अगर आपका वर्कर अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो आप उस काम के एक्स्ट्रा काम के आप उसको थोड़ा सा शेयर दे दो, तो वो भी खुश और आप भी खुश। अगर आपने उसके एक्स्ट्रा काम करने से अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं एक्स्ट्रा,
तो आप उसको अगर 100 रुपए में से 10 रुपए या 15 रुपए आप उसको दे देंगे तो आपका कुछ चला तो जाएगा नहीं, तब भी आपको 80-85 की एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। और आपने जो ये 100 रुपए कमाया है वो कमाया तो उसकी मेहनत से ही है। क्लियर हो रही है बात? तो बात को यही, अब इसीलिए टेरा ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि आप लोग आपस में शेयर कर लो, जो भी गेन हो रहा है वो आपस में आप लोग शेयर कर लोगे तो वर्कर भी खुश रहेगा और मैनेजर भी खुश रहेगा। आइए पढ़ते क्या लिखा है। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन implied that the management served as the link between the owners and the workers. मैनेजर जो है वो ओनर और वर्कर के बीच का लिंक है। Since as managers they had to mandate to get the work done from the workers. मैनेजर का काम होता है कि काम को करना, काम को करवाना। It should not be difficult for you to appreciate that there always exists the possibility of a kind of class conflict होता ही रहता है। किसके बीच में, मैनेजर वर्सेस वर्कर। Taylor recognized that this conflict have none, the workers, the manager or the factory owner. ये जो लड़ाई है इस पे किसी को फायदा नहीं होता है, ना ही किसी को फायदा नहीं होता है, ना ही वर्कर्स को, ना ही मैनेजर्स को, ना ही फैक्ट्री ओनर्स को। He emphasized that there should be complete harmony between the management and the workers. उन्होंने कहा दोनों लोग हार्मनी मतलब खुशी खुशी अगर काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। Both should realize that each one is important. दोनों को रियलाइज करना है कि दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। To achieve this, Taylor called for complete evaluation on the part of both the management and the workers. It means that management and workers should transform their thinking. दोनों को अपनी mentality, अपनी thinking change करनी पड़ेगी। In such a situation, even trade unions will not think of going on strike, etc. अगर दोनों लोग खुश रहेंगे तो ट्रेड यूनियन कभी भी स्ट्राइक पे जाने को नहीं कहेगा। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी पेनी विद द वर्कर्स। अगर कोई गेन हो रहा है तो उसको शेयर करने में वर्कर के साथ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड, और उनको भी लगेगा कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, अगर हम पैसा कमा के देंगे तो उसमें से शेयर हमको भी मिलेगा। एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी, बोथ शुड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। दोनों को लगना चाहिए कि दोनों लोग एक दूसरे की पार्ट का, फैमिली का पार्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? आई कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल मतलब कॉपरेशन कर, कॉपरेशन का मतलब क्या है कि एक दूसरे का साथीदार बनना है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि आपको इंडिविजुअली नहीं पढ़ना है, आपको इंडिविजुअली अपना प्रॉफिट नहीं सोचना है, आपको सबका प्रॉफिट, आपको ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव करना है, ना ही आपका पर्सनल गोल अचीव करना है। आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अगर अचीव कर लेंगे तो आपका पर्सनल गोल तो अचीव अपने आप ही हो जाएगा भाई। There should be complete cooperation between the labor and the management instead of individualism. This principle is an extension of the principle of harmony, not discord. Competition should be replaced by the word cooperation. आपस में ही आप लोग को competition नहीं करना है। Both should realize that they need each other. दोनों को realize करना पड़ेगा कि दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या है, important। For this, management should not close its ears to any constructive suggestion made by the employees. ऐसा नहीं है कि कान बंद करके आप बैठ जाएं, ईयरफोन लगा के बैठ जाएं, आप जो बोलने दीजिए, हमको जो काम होगा वो करेंगे, ऐसा नहीं है। They should be rewarded for their suggestion which results in substantial reduction in cost. अगर वो कोई सुझाव, अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, अगर अपनी वो कोई बात रख रहे हैं तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए। At the same time, workers should desist from going on strike and making unreasonable demands on the management. और उसके on the behalf of दूसरे, अगर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वर्कर्स को भी स्ट्राइक के बारे में नहीं सोचना चाहिए और कोई अनरीजनेबल डिमांड, जबरदस्ती की डिमांड नहीं करनी चाहिए। In fact, there will be open communication system and goodwill. There will be no need for even a trade union. अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो ट्रेड यूनियन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने कहा है कॉपरेशन के साथ काम करिए, इंडिविजुअलिज्म के साथ काम ना करिए। डेवलपमेंट, अच्छा ये तो पता नहीं, आइए देखते क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टेलर भैया ने क्या बोला, टेलर भैया ने कहा देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पांसिबिलिटी बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। दोनों को अगर अपना अपना काम पता होगा तो दोनों अपना कॉपरेशन के साथ काम करेंगे, कोई भी इंडिविजुअलिज्म नहीं होगा। ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद द वर्कर्स, हेल्पिंग, एनकरेजिंग एंड स्मूथिंग द वे फ्रॉम देम। दोनों को साइड बाय साइड वर्कर्स को हेल्प करनी है, इंकरेज करना है और स्मूथली आपका काम चलता रहेगा। क्लियर हो गई बात? आइए आगे बढ़ते क्या लिखा है। Last principle, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Industrial efficiency depends on the large extent of the personal competency. अब उस पर्सनल की कॉम्पिटेंसी मतलब वो कितना कॉम्पिटेंट है, उसके अंदर कितनी एबिलिटीज हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी उसकी एफिशिएंसी कैसी होगी। As such, scientific management also should for the worker development. उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपको उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आपको उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। Worker training was essential also to learn the best method developed as a consequence of the scientific approach. Taylor was of the view that a concept for efficiency could be built in right from the process of employee selection. Each person should be scientifically selected.
दोनों को ही साइंटिफिकली सेलेक्ट होना पड़ेगा, दोनों को ही डेवलपमेंट करना पड़ेगा, दोनों को ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मैनेजमेंट का काम है वर्कर को ट्रेनिंग देना, उसको कॉम्पिटेंट बनाना, ताकि उसकी एफिशिएंसी हो और वो इफेक्टिव भी हो। रिड्यूस कॉस्ट को कम करेगा, अच्छा काम सीखेगा, बेस्ट मेथड सीखेगा, तो आपको उसको हिट एंड ट्राई मेथड नहीं करने पड़ेंगे और वेस्टेज नहीं होगी। क्लियर होगी बात? तो तेरा भैया ने सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल दिए थे: साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, harmony not discord, cooperation not individualism, development of each and every person to his or her created efficiency and prosperity. क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? अब उन्होंने साथ ही में टेक्निक्स भी दी। क्या क्या टेक्निक्स है, आइए सबसे पहले स्टडीज के बारे में पढ़ लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमारी जो स्टडी आती है वो है सबसे पहले मेथड स्टडी। अभी मैंने आपको बताया कि हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करने हैं। अगर अकाउंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई एक मेथड है, तो हमारा एज अ मैनेजर आपका मेरा काम बनता है कि आपको वही मेथड बता दिया जाए, ताकि आप उसी मेथड को बार बार लगाएं, प्रैक्टिस करें और आपका काम अच्छी तरीके से होता है। हर एक काम करने का हर एक बेस्ट मेथड होता है, जो आपको ढूंढना है R&D करके और वही मेथड अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है। The objective of method study is to find out what best way of doing the job. There are various methods of doing the job. To determine the best way, there are several parameters. Right from the procurement of the raw materials till the final product is delivered, every activity is a part of the method study. Taylor divides the concept of assembly line by using method study. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। assembly line वर्ड आपको हो सकता है आधे लोग ना बताएं। असेंबली लाइन वर्ड इसी टेलर भैया ने दिया था मेथड स्टडी के अंदर। एक उन्होंने लाइन बनाई थी, एक मेथड बताया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली होता रहेगा। क्लियर होगी बात? तो अब में क्या है, टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। आपको कोई हिडन ट्राई मेथड नहीं लगाना है, जो बेस्ट वे है आपको काम करने का, मेथड करने का, आपको उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करना है। अब मोशन स्टडी का मतलब आप कोई भी वर्कर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अब एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये आपका वेयर हाउस है। वेयर हाउस से आपकी जो शॉप है वो सपोज 5 किलोमीटर है। आने जाने में का टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तो ये अनयूजुअल काम तो है। क्या शॉप को या तो इधर शिफ्ट कर लो या वेयर हाउस को इधर शिफ्ट कर लो। तो कोई भी मोशन स्टडी refers to the study of movement like lifting, putting objects, sitting and changing position etc. which are undertaking while doing a typical job. जबरदस्ती इधर उधर बैठना, पंचायत करना, टाइम वेस्ट करना, इधर काम उधर पड़ा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है, अननेसेसरी मूवमेंट जो है आर सॉट टू बी एलिमिनेटेड। इसको क्या करना है बेटा, एलिमिनेट करना है, सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली। फालतू के जितने अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं सबको खत्म कर दीजिए। सब एक जगह ऑब्जेक्ट रखिए, कोई भी इधर उधर क्योस क्रिएट मत करिए। On close examination of body motions, for example, it is possible to find out motions which are productive. आपको देखना है कौन से आपके मूवमेंट, मोशंस का मतलब मूवमेंट प्रोडक्टिव है, कौन से मोशंस इंसिडेंटल है, मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव आपको हटाना। क्लियर हो गई बात? अब आगे आता है टाइम स्टडी। अब क्या आपको बता दिया गया, अच्छा, कि आपको पेपर दिया गया 80 मार्क्स का और आपको कोई टाइम दिया ही नहीं गया, तो आप भाई 6 घंटे लगा दो, 7 घंटे लगा दो, 8 घंटे लगा दो, लगे रहोगे, जूझे रहोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि इसको 3 आवर में खत्म करना है, तो आपको पता है ना एक टाइम लिमिट है आपके पास, तो हर एक काम करने की एक टाइम लिमिट भी होनी चाहिए। It determines standard time to perform a well-defined job. Time measuring devices are used for element of task. अलग अलग टाइम डिवाइसेस आती हैं स्टॉप वॉच टाइप की, आपको इतनी देर में ये काम करना है। The standard time is fixed for the whole of the task by taking several readings. The method of time study will depend on the volume and the frequency of the task. अब 3 घंटे का पेपर आप लोग इधर छूट जाता है, लेकिन नहीं, जो एग्जामिनर 3 घंटे का पेपर बनाता है उसको लगता है कि हाँ ये पेपर 3 घंटे में हो जाना चाहिए। The cycle time of the operations and the time measurement cost. The objective of time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive schemes, and determine the labor cost. आपको देखना है कि ये काम कितनी देर में हो सकता है और ये काम करने के लिए कितने लोग चाहिए। ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा, टाइम स्टडी। और इसके लिए अलग अलग बहुत सारे तरीके से रीडिंग्स ली गई, तब जाके टाइम को सेट किया गया। पेपर 3 ही घंटे का क्यों होता है, 2 घंटे का क्यों नहीं होता, 4 घंटे का क्यों नहीं होता, 5 घंटे का क्यों नहीं होता? क्योंकि पता है बेटा 3 घंटे सफिशियंट टाइम है एक पेपर, एक सामने वाले की थिंकिंग को उसको एनालाइज करने के लिए कि उसको कितना आता है। 80 मार्क्स का पेपर। क्लियर हो गई बात? अब आता है फैटीग स्टडी। अब आप जब स्कूल जाते हैं तो या तो 4th पीरियड के बाद या तो 5th पीरियड के बाद रिसेस हो जाता है। ऐसा क्यों? आपको सुबह 7 बजे जाते हैं और 10:30 बजे के अराउंड आपका
रिसेस हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा लगता है कि आपको 3 साढ़े 3 घंटे के बाद आपको एक ब्रेक चाहिए। आपको एक ब्रेक चाहिए। क्योंकि अगर डायरेक्टली हम 7 से 3 बजे तक, अगर 2 बजे तक छुट्टी होती है, अगर 2 बजे तक पढ़ाते हैं तो आपके दिमाग में घुस भी नहीं जाएगा। तो ऐसे ही जब आपके यहाँ लेबर काम करती है तो देखो उसके लिए लंच टाइम होता है। जब वो सुबह 9 बजे आती है तो 2 बजे का उसका लंच टाइम हो जाता है और 5 बजे चली जाती है। मतलब टोटल टाइम जो होता है उसको 2 पार्ट में वो लोग डिवाइड कर देते हैं लंच टाइम। अब जैसे आप कहीं भी जाएँ, तो आपको लंच टाइम में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है काम। क्लियर होगी बात? तो आपको ये क्यों होता है? फैटिग सिटी मतलब होता है कि बेटा वो बंदा थक जाता है। उसको ब्रेक चाहिए सर्टेन इंटरवल्स के बाद। तभी वो अपना पूरा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाएगा। अदरवाइज़ वो काम नहीं कर पाएगा। A person is found to feel tired physically and mentally if he or she does not rest while working. The rest intervals will help one to regain the stamina and work again with the same capacity. जब एक बार आप खाना खा लेते हैं 4 से 5 पीरियड के बाद आपके फिर से एनर्जी गेन हो जाती है, फिर आपके 3-4 पीरियड लगते हैं और फिर आपकी छुट्टी हो जाती है। This will result in increased productivity. Fatigue study seeks to determine the amount and the frequency of rest intervals in completing a task. अब आपको पता है कि एक ही कभी किसी किसी स्कूल में 2 से 3 बार इंटरवल मिलते हैं और किसी किसी स्कूल में 1 या 2 बार इंटरवल मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी, आपसे टोटल कितना काम करवाया जा रहा है, आपका टाइम पीरियड कितना है। छोटे बच्चों को कहा जाता है आप कभी भी लंच कर लें, मतलब क्यों? क्योंकि वो जल्दी थक जाते हैं, बेचारे छोटे होते हैं। क्लियर होगी बात? अब अगला, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। वह भैया टेलर भैया ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है। टेलर भैया ने कहा है कि अगर कोई बंदा ज्यादा काम कर रहा है तो आप उसको ज्यादा पैसा दो, और अगर कोई बंदा कम काम कर रहा है तो उसको आप उतने ही पैसे दो, या काटना चाहो आप काट भी सकते हो। इससे क्या होगा कि सामने वाला जो काम नहीं कर रहा है वो जब देखेगा कि सामने वाला अच्छा काम कर रहा है तो वो उसके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा कि अगर हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमको भी ज्यादा पैसा मिलेगा। और जो ज्यादा काम कर रहा है उसको भी लालच है कि अगर हम इससे और ज्यादा अच्छा काम करेंगे तो हमको और इससे अच्छा काम मिलेगा और इससे अच्छा पैसा मिलेगा। Taylor was a strong advocate of peace-based system. He wanted to differentiate between the efficient and inefficient workers. दोनों की दो कैटेगरी बनाई, एक efficient जो अच्छे हैं, inefficient जो थोड़े से mediocre हैं। The standard time and the other parameters should be determined on the basis of the work study discussed above. The workers can then be classified as efficient or inefficient on the basis of these standards. He wanted to reward efficient workers. जो efficient workers हैं, जो अच्छे workers हैं, उनको reward दीजिए। So introduce different rate of wage payment for those who performed above standard and for those who performed below standard. जो अच्छा काम करें उनके लिए अलग wages, जो below काम करें उनके लिए अलग wages. इससे दोनों को मोटिवेशन आपको मिलेगा। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? अब हमारी दो टेक्निक्स बचे हैं, आइए वो भी खत्म कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि बेटा जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका रॉ मटेरियल है या ऑब्जेक्ट मशीनरी है या जो भी ऑपरेशंस हैं या जो भी पीपल हैं, सब स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, मतलब एक अच्छी तरीके से होने चाहिए। अच्छे तरीके का मतलब है कि उसमें कोई भी ऑब्सलीट काम नहीं होना चाहिए, कोई भी बेकार काम नहीं होना चाहिए, कोई भी लोग बेकार नहीं होने चाहिए। Refers to the process of setting standards for every business activity. It can be standardized as a process, raw material, time, product, machinery, method, or working conditions. These standards are the benchmark which must be adhered to during production. सारी चीजें स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कोई भी चीज बुरी नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, भले वो प्रोसेस हो, भले वो रॉ मटेरियल हो, भले वो टाइम हो, प्रोडक्ट हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो। Simplification is eliminating superfluous varieties such as sizes and dimensions, while standards implies devising new varieties instead of the existing one. सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि जो बेकार के काम है, जिसकी डिमांड नहीं है वैरायटीज की या साइजेस की या डायमेंशंस की, उसको हटा दीजिए और जो अच्छी की डिमांड है उसको सिंप्लीफाइड वे में अच्छे तरीके से आप उसको बेचिए। और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है नई चीजों को इंट्रोड्यूस करिए और एग्जिस्टिंग वंस को हटा दीजिए। क्लियर हो गई बात? दोनों में सिंपल सा काम है। ठीक है, अब आइए ऊपर करते हैं। पर्सनल फोरमैनशिप। पर्सनल फोरमैनशिप में उन्होंने दो बातें कही हैं बहुत जरूरी। उन्होंने कहा है एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, एक एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट होता है। वो कह रहे हैं जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसको आप छोड़ दो सिर्फ प्लानिंग करने के लिए, उसको एग्जीक्यूशन में लाओ ही नहीं। एग्जीक्यूशन में ना लाओ मतलब उनका काम है प्लान करना, तो वो प्लान ही करें। वो ये ना देखें कि एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन का काम दूसरे बंदे का है। आपका सिर्फ काम है प्लान्स को बनाना, और एग्जीक्यूशन का काम है कि जो प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करना। ना एग्जीक्यूशन वाला प्लानिंग डिपार्टमेंट में दखल अंदाजी करे, ना प्लानिंग डिपार्टमेंट एग्जीक्यूशन लेवल पे कोई दखलबाजी करे। क्लियर होगी बात? अब आइए पढ़ते चलते हैं। द foremanship represents the manager figure with whom the workers are in the face-to-face contact on a daily basis. In the first chapter of the book, we have seen that the foreman is the lowest ranking and the highest ranking worker.
He is a pivot around whom the revolves around the production planning and implementation and the control. सब उसी के इर्द गिर्द घूमता है. Taylor concentrated on improving the performance of this row in the factory setup. In fact, he identified a list of qualities of a good foreman and found that no single person could fit them all. This prompted him to suggest functional foremanship to 8 person. उन्होंने 8 लोगों की पूरी टीम बनाई है. इन 8 लोगों को उन्होंने कहा डिपार्टमेंट वाइज बांटिए और अलग अलग उन्होंने गैंग बॉस टाइप लोगों को बनाया और सबको अलग अलग लोगों में बांट दिया. Taylor advocated separation of a planning and execution function. दोनों को उन्होंने कहा अलग अलग काम करे. This concept was existent to the lowest to the shop level. It is also known as functional foremanship. प्लानिंग डिपार्टमेंट ना ही एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में दखल अंदाजी करेगा, ना ही एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट में दखल अंदाजी करेगा. क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? तो आज हम लोगों ने प्रिंसिपल्स की कॉन्सेप्ट मीनिंग और हम लोगों ने टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया. अब हमारा कल का जो टारगेट होगा वो फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स 1 को में हम लोग खत्म करेंगे और उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा. और ये वीडियो जितने ज्यादा हो सके आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ. उनको भी बताइएगा कि देखो टेलर के प्रिंसिपल कितने इजी हैं और टेक्निक्स भी कितनी इजी है. अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप केस स्टडीज अपने आप से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है? ओके बाय.